हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2023-24 के रिफंड 14 जुलाई 2023 से देना चालू कर दिया गया है और अब तक उपलब्ध डाटा के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 80% लोगों को रिफंड दिया जा चुका है। पीछे बचे हुए 20% लोगों में से कुछ लोगों के बैंक अकाउंट में मिस्टेक या बैंक अकाउंट में पैन नंबर का रजिस्टर्ड नहीं होना या बैंक खाते में नाम और पैन कार्ड में नाम अलग होने के कारण जो है उनका रिफंड अटक गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिफंड अभी तक रुका हुआ है। तो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सवाल नंबर 1 यह है कि मैं अपने आयकर रिटर्न का रिफंड स्टेटस कैसे चेक या ट्रैक कर सकता हूँ। अपने रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा ऊपर से चौथा इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से भी आप जो आपने ITR फॉर्म भरा है उसका ACK नंबर और मोबाइल नंबर डालकर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते करके यहाँ सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा नो योर। इस ऑफर के आप अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर मोबाइल नंबर एंटर करके अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तीसरा जो रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका है उसके लिए आपको अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद ई-फाइलिंग में यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपने जिस असेसमेंट ईयर का रिटर्न भरा है उसके सामने व्यू डिटेल का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपने जो रिटर्न भरा है उसकी डे बाई डे यहाँ प्रोसेसिंग आपको शो करेगी। तो यहाँ से भी आप अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड किसी वजह से फेल हो जाता है या आपका रिफंड डिमांड में चला जाता है या फिर आपका रिफंड डिफेक्टिव हो जाता है तो उस केस में भी आप अपने रिफंड का स्टेटस यहाँ से पता कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मेरी मेल आईडी पर मुझे 143.1 का इंटीमेशन मेल नहीं मिला है क्योंकि वहां पर किसी और की ईमेल आईडी दी हुई है। तो मैं अपना 143.1 का PDF कहाँ से देख सकता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर ई-फाइलिंग ऑप्शन में व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिस असेसमेंट ईयर का आप इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड करना चाहते हो वहां पर नीचे डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर ऑप्शन रहेगा। यहाँ से भी आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज व्यू डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर का ऑप्शन रहेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी 143.1 का इंटीमेशन ऑर्डर देख सकते हो। इंटीमेशन ऑर्डर को ओपन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर ओपन कर लेना है। इसके बाद आपका अगर कोई रिफंड नहीं होगा तो आपके पास इस तरीके का इंटीमेशन ऑर्डर ओपन होएगा। अगर आपकी रिफंड है तो उस केस में आपके पास 143.1 का इंटीमेशन ऑर्डर इस प्रकार का रहेगा जिसमें आपके कितने रुपीस का रिफंड आया है उसकी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तीसरा सवाल है मुझे मेरा रिफंड फेल होने का मैसेज आया है तो अब मैं कैसे चेक करूँ कि क्यों फेल हुआ है और वापिस रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट कैसे डाल सकता हूं। तो इसके लिए आपके पास जो मेल आईडी दी रहती है या फिर जो मैंने पूर्व में बताई गई प्रोसेस है उसके द्वारा इंटीमेशन ऑर्डर जब डाउनलोड करोगे तो रिफंड फेल्ड होने का कारण वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर में रिफंड फेल्ड हुआ है और जो फेल्ड का रीजन है इंटीमेशन ऑर्डर में ही नीचे लिखा रहेगा रीजन पैन नॉट लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट। तो इस केस में बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं होने के कारण इनका रिफंड फेल्ड हुआ है। दूसरा रीजन जैसे एक दूसरे इंटीमेशन ऑर्डर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैन नेम इज नॉट मैचिंग विद अकाउंट नेम। इस वजह से भी आपका रिफंड फेल्ड हो सकता है या आपके द्वारा जो IFSC कोड बैंक का वैलिडेट करने के लिए दिया गया है वो गलत होने के कारण भी आपका रिफंड फेल्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बैंक खाता अन्यत्र जगह पर ट्रांसफर होने के कारण IFSC कोड में परिवर्तन आ गया जिससे बैंक खाता वैलिडेट नहीं हुआ और रिफंड फेल्ड हो गया। तो अब आपको क्या करना है। उस स्थिति में आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना है और यहाँ पर माई प्रोफाइल ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल के नीचे आपको माई बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पाता है तो उस केस में आपको यहाँ पर अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन रहेगा या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होने में
फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पर फेल्ड अकाउंट को आप दोबारा अपना सही IFSC कोड एंटर करके रीवैलिडेट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर दोबारा आपका IFSC कोड सही होता है तो उस केस में आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर आसानी से वैलिडेट हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना कोई भी दूसरी बैंक का अकाउंट यहाँ पर ऐड अकाउंट पर ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट का टाइप सिंगल है या ज्वाइंट है और उसके बाद IFSC कोड एंटर करके आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक खाता वैलिडेट की रिक्वेस्ट डाल दी और जब अकाउंट वैलिडेशन इज इन प्रोसेस बता रहा था उसी समय आपके द्वारा रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट भी डाल दी, पर जब आपके द्वारा वापस देखा गया तो बैंक अकाउंट वैलिडेशन आपका फेल हो गया है। उस केस में आपको क्या करना रहेगा? कई बंदों की इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन फेल्ड हो जाता है तो वापस आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाकर के बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर वैलिडेट आपके द्वारा कर दिया जाता है, परंतु जब वैलिडेशन इज इन प्रोसेस होता है तब आपके द्वारा सर्विस मेन्यू में जाकर के रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट यहाँ पर प्लेस कर दी जाती है। आगे आप राइज ए रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना जो दोबारा आपने नया बैंक अकाउंट डाला है वो वैलिडेट करके रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट आधार OTP के द्वारा सबमिट कर देते हो, परंतु वापस जब आप माई बैंक अकाउंट सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट इन प्रोसेस होता है और कुछ टाइम बाद जो है आपका बैंक अकाउंट फेल्ड हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पर अगेन आपको अपने फेल्ड हुए बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट कर देना है और रीवैलिडेट की रिक्वेस्ट डाल देनी है। उस स्थिति में आपका बैंक अकाउंट जब वैलिडेट हो जाता है तो उसके बाद वापस आपको यहाँ पर नॉमिनेट फॉर रिफंड ऑप्शन रहता है, इसको आपको यस करना रहेगा। उसके बाद न तो आपको सर्विस मेन्यू में जाकर के रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डालनी रहेगी और न ही किसी प्रकार के रिटर्न को रिवाइज करने की जरूरत रहेगी। आपने जो पहले रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डाली है उसी स्थिति में आपको वेट करना रहेगा। इस स्थिति में आपको अपने रिफंड के लिए कम से कम दिसंबर तक वेट करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, मेरा रिफंड इश्यू हो गया था और मुझे अपनी मेल ID पर 143(1) का इंटीमिनेशन ऑर्डर भी आ गया, परंतु मेरे बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से, जैसे अगर आपका IFSC कोड गलत होता है या बैंक में पैन कार्ड का रजिस्टर्ड नहीं होना या फिर बैंक व पैन में नाम अलग अलग होने के कारण आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पाया और आपका रिफंड फेल्ड हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल में माई प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपका बैंक अकाउंट है उसका करेक्ट डिटेल यहाँ पर एंटर करके उसको वैलिडेट कर देना है। अगर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बैंक अकाउंट की वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको नॉमिनेशन फॉर रिफंड करना है। उसके बाद वापस सर्विस मेन्यू में जाकर के रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डालनी है। अगर आपका रिफंड फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पर क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है और आपकी जो रिक्वेस्ट रिफंड की फेल्ड हुई है वो यहाँ पर शो कर रही होगी। उस केस में आपको अपनी रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करके जिस बैंक अकाउंट में आप अपना रिफंड चाहते हैं वो बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट करके आधार OTP के द्वारा आपको सबमिट कर देना है। रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट सबमिट करने के 7 दिन से लेकर के 15 दिन के समय के अंतराल आपका रिफंड आ जाता है। अगर आपकी रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन फेल्ड हो जाता है या फिर वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखाता है तो उस केस में आपको कम से कम 3 महीने तक अपने रिफंड के लिए वेट करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने जब अपना बैंक खाता वैलिडेट किया तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा था कि वैलिडेशन इन प्रोग्रेस और बैंक खाता अभी तक वैलिडेट नहीं हुआ है, तो ये कब तक वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा? यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वैलिडेशन इज इन प्रोग्रेस बता रहा है आपकी रिक्वेस्ट डालने के बाद भी, तो आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना रहेगा। अगर आपके IFSC कोड, बैंक अकाउंट में दिया गया नाम, पैन नंबर इनकम टैक्स के पोर्टल के साथ मैच हो जाता है तो उस केस में 24 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 24 घंटे का वेट करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक खाता वैलिडेट नहीं होने की वजह से मैंने दोबारा बैंक वैलिडेट करके रिफंड इश्यू की रिक्वेस्ट डाल दी, पर अभी तक मेरा रिफंड क्यों नहीं आया? तो उस केस में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपने जो दोबारा बैंक अकाउंट
अकाउंट वैलिडेट किया है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। अगर वैलिडेट हो गया है तो वापस आपको डैशबोर्ड पर जाना है और आपने जो रिटर्न फाइल किया है व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन के अंदर वापस यहाँ पर आपको व्यू डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। उस स्थिति में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि कहीं दोबारा आपका रिफंड फेल्ड नहीं हो गया हो। अगर यहाँ पर रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस बताती है तो आपको यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग पर आना है। कई बार क्या होता है कि आपके द्वारा जो रिटर्न भरा गया है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से आपसे यहाँ पर कंफर्मेशन भी मांग लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि अगर आपसे कंफर्मेशन मांगा है तो यहाँ पर टिक करके यस करना रहेगा। अदरवाइज आपको चेक कर लेना है कि कहीं आपने जो रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डाली है उसको आधार ओटीपी से आपके द्वारा वेरीफाई किया गया है या नहीं किया गया। अगर ये सब बातें आपके द्वारा सफलतापूर्वक कर दी गई है तो उस स्थिति में आपको रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालने के बाद कम से कम 15 दिन से लेकर के 3 महीने का वेट करना रहेगा। उस अवधि के दौरान आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपका रिफंड इस अवधि में या आप जल्दबाजी में अपना ITR रिवाइज कर देते हो या दूसरा बैंक अकाउंट डाल देते हो तो आपका रिफंड 31 मार्च 2023 तक के लिए भी अटक सकता है। एक बार आपके द्वारा रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको न तो अपना ITR रिवाइज करना है और न ही दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करके उसको नॉमिनेट फॉर रिफंड करना है। रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको सिर्फ वेट करना है। अपने ITR को किसी भी प्रकार की रिवाइज करने या दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करके नॉमिनेट करने की कोशिश आप ना करें। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने जब अपने बैंक खाते को वैलिडेट किया तो बैंक खाता वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया परंतु उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा था रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड। तो क्या इस स्थिति में आपको अपना रिफंड मिलेगा? जब आपके द्वारा कोई दूसरा बैंक अकाउंट या उसी बैंक अकाउंट को रीवैलिडेशन सक्सेसफुल कर दिया जाता है और उस स्थिति में यहाँ पर लिखा हुआ आता है रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड। उस परिस्थिति में लिखा हुआ आता है जब आपका नाम बैंक अकाउंट में और पैन कार्ड में अलग अलग हो परंतु आपका पैन कार्ड नंबर बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होता है और सक्सेसफुली फैच कर लिया जाता है। तो उस स्थिति में आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है परंतु यहाँ पर लिखा रहेगा रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड। ये उस परिस्थिति में माना जाता है जब आपका रिफंड अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा हो तो उस स्थिति में आपके इस बैंक खाते में रिफंड नहीं आएगा। अगर आपका रिफंड अमाउंट 50 लाख से कम है तो रिस्ट्रिक्टेड रिफंड बैंक अकाउंट में भी आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड लिखा हुआ रहता है तो उस स्थिति में आपको इस वर्ड को यहाँ पर इग्नोर करना रहेगा। आपका रिफंड इसकी वजह से नहीं रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब मैं अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करता हूँ तो मुझे डैशबोर्ड पर रिफंड अवेटेड लिखा हुआ आ रहा है पर अभी तक मुझे रिफंड नहीं मिला है, क्या करें? अगर आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करते हो और लॉगिन करते ही आपको कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर दिखती है कि रिफंड अवेटेड और आगे रिफंड अमाउंट लिखा रहता है। लगभग 90% केस में यहाँ पर अवेटेड केस में रिफंड आपको प्रोसेस किया जा चुका होता है। अगर रिफंड अवेटेड है और आपको अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला है तो अगेन आपको अपना बैंक अकाउंट वैलिडेशन चेक कर लेना है और वो बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर नॉमिनेट फॉर रिफंड के लिए आपको यस होना चाहिए, तभी आपका जो है रिफंड यहाँ पर सफलतापूर्वक आ जाएगा। अगेन आपको अपनी सर्विस मेन्यू में जाकर के रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी है। अगर आपका रिफंड फेल्ड होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर आपका रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने अपना आयकर रिटर्न आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण ऑनलाइन वेरीफाई नहीं किया तो क्या मेरा रिफंड आएगा? यह परिस्थिति ज्यादातर उस केस में बनती है जब आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो या फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। इस वजह से इनका ITR आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पोर्टल में यहाँ पर चेक कर लेना है ई वेरीफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आपके यहाँ पर कोई पेंडिंग ITR वेरिफिकेशन के लिए रहेगा तो वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो है व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका ITR जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अगर यहाँ पर आपका ITR वेरीफाइड नहीं होता है और आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आप बैंक अकाउंट के इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC के द्वारा भी अपना ITR वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों मोबाइल नंबर सेम है तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक
क्लिक करोगे तो यहाँ पर ईवीसी के लिए इनेबल ऑप्शन का रहेगा। तो आप अपने ITR को इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। ईवीसी जनरेट करने के लिए आपको सर्विस ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना रहेगा और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ईवीसी जाएगा। उसके द्वारा भी आप अपने ITR को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो ई वेरीफाई रिटर्न में जाकर के। अगर आपका यहाँ पर ITR पेंडिंग है उस केस में तो आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होने पर भी आप अपने बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा भी अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे मेल ID पर सेक्शन 143(1) के तहत डिमांड नोटिस का मेल प्राप्त हुआ है। अब मुझे आगे क्या करना है? जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर सेक्शन 143(1) के तहत आपको रेड कलर का इंटीमिनेशन ऑर्डर मिलता है और उसमें लिखा रहता है यू हैव ए डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 और नीचे जो है डिमांड का अमाउंट लिखा रहता है, तो उस स्थिति में आपका रिफंड कुछ समय के लिए अटक सकता है जब तक कि आप अपने डिमांड को निरस्त ना करवाओ। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने YouTube पर डाला हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हो कि आप अपने डिमांड नोटिस को कैसे कैंसिल करवा सकते हो और कैसे अपने ITR को वापस यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको मोटा तौर पर पेंडिंग एक्शन में यहाँ पर आपकी जो डिमांड जनरेट हुई है उस डिमांड का आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देना रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने ITR को यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करने के बाद आपकी जो डिमांड आई है अगर जायज है तो उसका पेमेंट करना रहेगा। अगर डिमांड इलीगल है और आपका रिफंड बनना था तो उस केस में आपको अपने फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग अपने ITR को वापस से रिवाइज करके अपनी डिमांड को निरस्त करना होगा और आपकी जो रिफंड अमाउंट है उसको वापस प्रोसेस में डालना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, मुझे ईमेल ID पर 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिला है। अब आपको क्या करना रहेगा? तो इसके लिए भी मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बना रखा है कि अगर आपको सेक्शन 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस प्राप्त होता है तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस क्यों मिला है। जैसा हमारे केस में यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिला है जिसमें लिखा है कि 26 AS में दी गई इनकम को आपने ITR फाइल करते टाइम नहीं दिखाया है और उससे कम इनकम आपने दिखाई है, तो उस केस में आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस प्राप्त होता है। जब आप अपनी इनकम को 26 AS में दिखाई गई इनकम से कम शो करके आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस प्राप्त होता है। अगर आपको डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139(9) के तहत कोई मेल प्राप्त होता है तो उस स्थिति में आपको अपने ITR को वापस भरकर जोसन फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने ITR को अपने डिफेक्टिव रिटर्न का जवाब देना होता है, यानी कि रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मेरा आयकर रिटर्न मेरे द्वारा पूरी तरीके से सही भरा गया था परंतु अभी तक काफी समय हो गया है पर मुझे अभी तक रिफंड नहीं मिला है। अब मुझे क्या करना होगा? आपके द्वारा अगर आपका आयकर रिटर्न सफलतापूर्वक भर दिया गया है, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है, आपके पास न ही कोई डिमांड नोटिस आया है, न ही कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है और न ही आपकी कोई पेंडिंग एक्शन में आउटस्टैंडिंग डिमांड या कोई वर्क लिस्ट में एक्शन के लिए आपके पास कोई भी पेंडिंग कमांड नहीं है, तो उस स्थिति में अगर आपके द्वारा सब कुछ सही है और फिर भी आपका रिफंड नहीं आया है या फिर आपके पास 143(1) का इंटीमिनेशन ऑर्डर आ गया है और आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे गवर्नेंस ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट गवर्नेंस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा CPC ITR। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेलेक्ट कैटेगरी में आपको यहाँ पर रिफंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब कैटेगरी में आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे फर्स्ट है इंटीमिनेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट रिफंड नहीं आपको रिसीव्ड हुआ उस केस में, या रिफंड से रिलेटेड कोई भी अदर इश्यू है उस स्थिति में, या रिफंड फेल्ड हो जाता है उस स्थिति में, या रिफंड डिटरमाइंड हो गया है या अभी तक आपको रिफंड रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर जो भी सुटेबल ऑप्शन हो वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर में 2023-24 जो करंट ईयर का असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में आपने जो ITR फाइल किया है उसका
एसी के नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, आपका कितना टैक्स कटा है, आपका कितना टैक्स पेबल है और आपका कितना अमाउंट रिफंड आना था, वो यहाँ पर आपको डिटेल एंटर करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आप चाहो तो 16 नंबर फॉर्म की कॉपी अपलोड कर सकते हो या अदर डॉक्यूमेंट पर सेक्शन 143(1) के तहत आपको जो इंटीमिनेशन ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है वो अपलोड करके यहाँ पर सबमिट गवर्नेंस आप कर दोगे। गवर्नेंस सबमिट करने के 10 से 15 दिन के बाद में आपका जो भी रिफंड अमाउंट होगा वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।